रीवा एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। उसको बड़ी नेल्स रखने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने नेल्स की बहुत केयर किया करती थी। टाइम से मैनिक्योर एंड नेल स्पा जाया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता नमन और माँ सुमन रहा करते थे। रीवा एक पीयूष नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे ही एक दिन पीयूष उसको मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। रीवा अच्छे से तैयार होकर उस पार्क में पहुंचती है और जैसे ही वो पीयूष को देखती है, वो भागकर उसे हग कर लेती है, जिस वजह से उसके नेल्स पीयूष के गलों पर लग जाते हैं। रीवा परेशान होकर कहती है, ओह माय गॉड, अभी तो टूट ही जाते मेरे नेल्स। वाह, नेल टूट जाता, ये दिख गया मैडम को। मुझे तुम्हारे नेल से लग गई, वो नहीं दिखा। अब एक एक खड़के ही देखूंगी ना बाबू। अरे जाओ ना, तुम जितना प्यार अपने नेल से करती हो शायद उतना मुझसे नहीं करती। पीयूष, नेल्स और खुद कंपेयर मत करो। तुम्हारी जगह अलग और मेरे नेल्स की जगह अलग है, समझे? रीवा पीयूष को मनाते हुए उसको हक कर लेती है। ऐसे समय बीतता जाता है और रीवा और पीयूष अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनको एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। पीयूष के परिवार में उसकी विधवा माँ कांता देवी थी। सभी घर वालों आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ महीने बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रीवा की सास उससे कहती है, बहू, शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं और अब तू खुद संभाले रसोई को। माँ जी, अब नौकरानी रख लीजिए। अब मेरे से घर का काम नहीं होगा। अगर मैं घर का काम करूँगी तो मेरे नेल्स टूट जाएंगे। नौकरानी क्या तेरा बाप भिजवाएगा और उसकी पगार तेरी माँ देगी? हाँ, दे देगी, अगर आपका बेटा आपकी चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाए तब। भैंसिया जैसी शक्ल, अरे ये सब बकते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, जब आपको मेरा माँ बाप के लिए ऐसे बेहुदे शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे भी शर्म नहीं आती। दोनों सास बहू एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर पुआर सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे समय बीतता जाता है और एक दिन रीवा के ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं, तो उसकी सास उससे कहती है, अरे रोज नहीं तो कम से कम आज तो कुछ बना ले खाने में। अरे मेहमान आने वाले हैं, क्या मैं कहूँगी कि मेरी बहू ने पहली रसोई में क्या बनाया? माँ जी, अब माफ करो मुझे, फिर मैं नहीं करूँगी ये घर के काम। अगर आपका मन करे तो मुझे घर से भी निकाल सकती हो। कांता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और बेचारी अकेले ही सारा काम करने लगती है और कुछ देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं। कांता देवी सभी का अच्छे से स्वागत करती और अकेले ही सारा काम करती है। थोड़ी देर बाद मेहमान खाना खा के घर से चले जाते हैं, तो वही दूसरी तरफ रीवा अपने कमरे में बैठकर अपने नेल्स को शेप देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अपनी माँ को इस तरह काम करते देख उसका बेटा उससे कहता है, माँ, रेवा कहाँ है? और मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से आप ही सारा काम कर रहे हो। अब तू बता मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में तो शायद आराम लिखा ही नहीं है। बहू हो तब भी, बहू ना हो तब भी। रेवा, रेवा, कहाँ हो तुम? हाँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? माँ सारा काम करती रहती हैं और तुम बस इस नेल्स में ही लगी रहती हो। तो क्या करूं? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो एक नौकरानी रख लो। बेटा, इसके मुंह लगने से तो कोई फायदा है नहीं, तो तू एक काम कर कि तू मेरे लिए एक नौकरानी ले आ अच्छी सी। अगले ही दिन पीयूष अपनी माँ के लिए एक नौकरानी जिसका नाम प्रिया होता है उसको काम पर रख लेता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और प्रिया घर का सारा काम अच्छे से करने लगती है। साथ ही साथ कांता देवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही एक दिन कांता देवी प्रिया से कहती है, बेटा प्रिया, तू कितनी समझदार और संस्कारी है। बड़ों से बात करने का तरीका और घर का कामकाज ये सब करने में तू कितनी कुशल है। माँ जी, ये सब मेरी माँ के दिए हुए संस्कार है। रीवा चुप कर दोनों की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है
और फिर धमकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक रात पीयूष ऑफिस से बहुत देरी से आता है। जब घर आता है तब उसको खाना पीना प्रिया देती है और दोनों कुछ देर साथ बैठकर बात किया करते हैं। थोड़ी ही देर बाद रीवा पानी पीने के लिए जैसे ही उठती है उसको बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि उसका पति और प्रिया दोनों खूब हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं। वो गुस्से से जाती है और पीयूष से कहती है, हो तो मेरे पीठ पीछे ये रासलीला हो रही है आपकी। हाँ, अरे जैसी सोच है तुम्हारी वैसा ही बोलोगी ना। ओह, अब मेरी सोच ही खराब है। हाँ, लगता है कोई नई सोच वाली पसंद आ गई ना, इसलिए। हाँ, शायद यही बात है। अबे तुम यहाँ काम करने आई हो, खाना देकर पराए मर्द के बगल में बैठकर दांत फाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही काम करती हो क्या तुम? और तुम पीयूष, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जाओ। रीवा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अकेले खुद से कहती है, ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। तूने बोला था नौकरानी रख लो, अब भुगत। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस प्रिया के बच्चे को घर से भगाना ही पड़ेगा। इसको क्या लगता है यहाँ रहकर अपना राज चलाएगी? मैं कल ही इसको यहाँ से बाहर कर दूंगी। ऐसे ही अगली सुबह रीवा प्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसको किचन से बाहर लाती है। तभी प्रिया का हाथ पकड़कर पीयूष अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, ये क्या तरीका है तुम्हारा किसी से इस तरह पेश आने का? मैं दूसरी नौकरानी ले आऊंगी, मगर ये नहीं रहेगी अब यहाँ। हमेशा तेरी ही मर्जी चलेगी क्या? जब मर्जी नौकरानी रख लो और जब मर्जी तब इन्हें हटा दो। अरे इसी पैसे से इन लोगों का घर चलता है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन या तो ये रहेगी या मैं। तुम यहीं रहोगी। मैं, प्रिया और माँ हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ अपने नेल्स और अपना ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? सभी लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि रीवा जोर जोर से रोने लगती है और सबको रोकते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ससुराल में एक पति और बहू के प्रति होने वाले सारी जिम्मेदारियों को भूल गई थी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। पीयूष और माँ जी, सुनो ना पीयूष, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज। रीवा अपने कमरे में जाती है और वहां से नेल कटर ले आती है और अपने सारे बड़े नेल्स काट देती है। वो कहती है, जिस चीज से मेरे घर वाले की खुशी ना रहे उस चीज का क्या फायदा। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। सभी लोग रीवा को माफ कर देते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है और रीवा अपने ससुराल की पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। सुरेश एक गरीब आदमी था जो शादियों में बारात ले जाने के लिए रथ वाले का काम किया करता था और उनसे आने वाले पैसे से वो अपने घर का गुजारा करता था। एक रोज सुबह के समय वो अपने रथ की धुलाई कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी रानी वहाँ आती है और अपने पति को रथ की धुलाई करते हुए देखकर कहती है, आज सुबह से ही मैं देख रही हूँ आप अपने रथ की धुलाई करने में लगे हुए हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो सुबह से ही इस रथ के पीछे अपनी जान दिए जा रहे हैं? देखो, तुम्हें जो बोलना है वो मुझे बोल लो, लेकिन मेरे रथ को कुछ मत बोलो। ये जो तुम रोटी खा रही हो वो इसी रथ की वजह से ही खा रही हो। ये मुझ गरीब की रोजी रोटी का साधन है। मैं कौन सा मना कर रही हूँ, मुझे भी पता है आप एक गरीब रथ वाले हैं और रथ होने से आप कोई महाराजा नहीं हो जाएंगे। क्यों इसकी सफाई में अपनी जान दे रहे हैं? वैसे भी इससे आने वाले पैसे से कौन सा हमारा गुजारा हो जाता है। कमाई ज्यादा है लेकिन आता तो है ना, है तो ये हमारी कमाई का ही जरिया। हमारी रोजी रोटी तो चलती है ना इससे। क्या आप हमेशा अपना वही पुराना डायलॉग मारते रहते हो? मैं तो ये बोल रही हूँ बेच दो अपना ये पुराना खटारा रथ, किसी काम का नहीं है ये। तुम जब मुंह खोलती हो हमेशा जहर ही उगलती हो। जब इसकी कमाई का समय आया है तो तुम इसे बेचने की बात कर रही हो, और अगर नहीं भी होता तो भी मैं अपने रथ को कभी नहीं बेचता। तुम जाके अपना काम करो, मुझे अपना रथ धोने दो। शाम को मुझे इसे लेकर एक शादी में जाना है।
इसका मतलब कमाई का समय आ गया। चलो, पूरे साल में कुछ महीने ही सही, लेकिन आपका ये रथ किसी काम तो आएगा। अगर आपका ये रथ धुलना हो गया हो तो अंदर आकर आप कुछ खा लीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। रानी इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश भी अपना काम खत्म करके घर के अंदर चला जाता है और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए बैठता है। तभी उसका दोस्त राजू वहाँ आता है और उससे कहता है, लगता है आज मेरे दोस्त को काम मिला है, तभी उसका रथ इतना चमक रहा है। हाँ भाई, आज रात शादी में एक बारात लेकर जाना है, तभी आज सुबह से इसकी धुलाई करने में लगा था। इतने महीने से खड़ा ही हुआ था। यही शादियों के सीजन में ही तो थोड़ी बहुत जो कमाई हो जाए बस वही होती है, बाकी समय तो खड़ा ही रहता है। हाँ भाई वो तो है, कोई बात नहीं, अभी जो काम मिल रहा है उसे कर, बाकी महीनों के लिए भी कुछ सोचेंगे। जो हाल तेरा है वही हाल मेरा भी है, बस फर्क इतना है कि मेरा लाइटिंग का काम है तो शादियों के सीजन को छोड़कर भी मेरा थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, लेकिन तेरा बिल्कुल ठप हो जाता है। भाई उसी बात को तो लेकर मैं परेशान हूँ। शादियों के सीजन में ही जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं उसी से काम ना होने पर भी गुजारा करते हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। भाई बात तो सही है, हम गरीबों के लिए अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। छोड़ भाई, तब का तब देखेंगे, अभी कुछ खा लेते हैं, काम पर भी जाना है, अपना रथ सजवाना है। बातों के चक्कर में मैंने तुझसे कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, पहले खा ले कुछ। सुरेश के कहने पर राजू भी उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। कुछ समय बाद दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सुरेश अपने रथ को सजाकर शादी वाले घर पहुंचता है, जहां दूल्हे की मां धारिका सजे हुए रथ को देखकर सुरेश से कहती है, आपने तो अपने रथ को बहुत अच्छा सजा रखा है, मुझे आपका काम पसंद आया। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, बस थोड़ी ही देर में बारात निकलने का मुहूर्त है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि रथ समय से आ भी पाएगा या नहीं। मैडम, मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम लोग अपना सारा काम बहुत ईमानदारी और सही से करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना काम समय से नहीं करेंगे तो दोबारा हमें कोई काम नहीं देगा। आपने बिल्कुल सही कहा, आप बहुत मेहनती भी लगते हैं। अगर सच में आपने अपना काम अच्छे से किया है तो हमारे घर में और भी शादियां हैं। हम बारात ले जाने के लिए आपका ही रथ मंगवाएंगे और मैं आपको और भी बारात का काम दिलवा दूंगी। आप सच कह रही हैं? अगर सच में आपने ऐसा किया तो इससे मुझ गरीब रथ वाले का बहुत भला हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने गरीब इंसान के बारे में इतना सोचा। मैं मानती हूँ कि इंसान की हैसियत मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंसान की मेहनत मायने रखती है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। धारिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सुरेश अपने रथ पर दूल्हे को बैठाकर रथ लेकर निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग बारात लेकर बैंकेट हॉल पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी लोग दूल्हे को रथ से आता देखकर काफी प्रभावित होते हैं और सभी लोगों को सुरेश का रथ बहुत पसंद आता है। कुछ समय बाद शादी खत्म होने के बाद धारिका सुरेश रथ वाले के पास आती है और उससे कहती है, आपने सच में काम बहुत अच्छे से किया है और रथ से भी बारात को समय से बैंकेट हॉल पहुंचा दिया। सब कुछ समय से हो गया। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए आपके रथ के पैसे। मैडम, लेकिन ये पैसे तो हमारी बात से ज्यादा हैं। लगता है आपने शादी की भाग दौड़ में पैसे ज्यादा निकाल दिए। ये लीजिए आपके पैसे, ये मेरी कमाई से दुगना है। तुम्हारे समय से पहुंचने पर मैंने ये अंदाजा तो लगा ही लिया था कि तुम एक मेहनती आदमी हो, लेकिन आज ये एक्स्ट्रा पैसे वापस करके तुमने अपनी ईमानदारी भी साबित कर दी। मैंने ये एक्स्ट्रा पैसे आपको अपनी खुशी से दिए थे। अगर आप इसे ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। धारिका सुरेश को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। इतने सारे पैसे देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद अपना रथ लेकर अपने घर वापस लौट आता है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी पत्नी रानी के हाथ में सारे पैसे रखते हुए कहता है, ये लो मेरी इस सीजन की पहली कमाई। आज मेरी कमाई रोज से भी ज्यादा हुई है। जिनके यहाँ शादी थी वो मेरे काम से बहुत खुश थी, इसीलिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। चलो अच्छा है, इस जमाने में कोई तो है जिसे हम गरीबों की मजबूरी और उनकी मेहनत दिखाई देती है, वरना आजकल के लोग तो सिर्फ गरीबों की गरीबी ही देखते हैं। लेकिन हाँ, ये पैसे पाकर ज्यादा खुश मत होइए। 2-4 महीने बाद क्या करना है ये सोचिए, क्योंकि आपका ये बारात में रथ ले जाने वाला काम सालों साल तो चलेगा नहीं। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि शादियों के सीजन में भी रोज रोज तो काम नहीं होता है, काम भी कभी कभी ही मिलता है और उससे आने वाले पैसों से सालों साल घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझ गरीब रथ वाले को कौन काम देगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन अभी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, और तुम भी कुछ खा लो।
जी मैं बस अभी खाना लेकर आती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लो। कुछ समय बाद सुरेश और रानी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रानी अपने घर में उदास बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन कामिनी वहाँ आती है और उसके पूछने पर रानी उसे सारी बातें बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कामिनी रानी से कहती है, देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक गरीब औरत हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। इसलिए मैं एक बार अपने पति से तुम्हारे पति के काम के बारे में जरूर बात करूंगी। अगर वहाँ कोई जगह खाली हुई तो शायद तुम लोगों को भी परमानेंट दाल रोटी कमाने का जरिया मिल जाए। लेकिन कुली का काम है, तुम्हारे पति कर पाएंगे? बहन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा वही बहुत है, और मेरे पति सारे काम कर लेंगे, वो बहुत मेहनती हैं। अगर आपने मेरे पति को ये कुली का काम दिलवा दिया तो हमारे बाकी के सीजनों में भी भूखा रहने की नौबत नहीं आएगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज शाम को ही अपने पति से बात करके तुम्हें बताती हूँ। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर रानी को भी एक आस मिल जाती है। शाम को सुरेश के आने के बाद वो उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से रानी अपनी पड़ोसन कामिनी से बात करके अपनी पति को कुली का काम दिलवा देती है और इस तरह से गरीब सुरेश को रथ का काम ना होने पर भी अपने घर का खर्चा चलाने और कमाने का दूसरा जरिया मिल जाता है।